सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई चल रही है और कपिल सिब्बल उद्धव गुट की तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा है कि शिंदे गुट अपने बर्ताव की वजह से सदस्यता खो चुका है। गुवाहाटी में बैठकर तय नहीं हो सकता कि पार्टी उनकी है। राजनीतिक पार्टी के बारे में फैसला चुनाव आयोग करता है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अवैध है, इसलिए उनके सारे फैसले भी अवैध हैं। तो ये पक्ष रखा गया उद्धव गुट की ओर से, जहां पर कपिल सिब्बल उनकी पैरवी कर रहे हैं और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी भी उनके तरफ से पैरवी कर रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल की ओर से यानी कि उद्धव गुट की ओर से कहा गया है कि जो ये सरकार बनी है शिंदे की वो अवैध है और साथ ही साथ जो ये पार्टी आखिरकार शिवसेना किसकी है इसको लेकर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कहना है कि ये पार्टी उद्धव की है, उद्धव से जुड़ी हुई है, क्योंकि गुवाहाटी में बैठकर यह तय नहीं किया जा सकता है कि आखिरकार पार्टी किसके। हमारे साथ गोनिका अरोड़ा भी जुड़ गई हैं। गोनिका, कपिल सिब्बल की जो ये दलीलें पेश की गई हैं उसमें और क्या क्या तथ्य या फिर फैक्ट्स रखे गए हैं जिसके बाबत उद्धव गुट अपने दावे को और ज्यादा मजबूती से रख रहा है? देखिए, कुल 6 याचिकाएं हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जो जोर दिया जा रहा है याचिका पर वो ये कि जो तमाम विधायक जो कि उद्धव ग्रुप से अलग हुए थे, यानी कि वो 2/3 में अलग विधायक जो कि उद्धव ग्रुप से अलग होकर जिन्होंने कहा था कि वो भी शिवसेना का ही हिस्सा है, वो किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार में नहीं रहेंगे। इस चीज को लेकर बार बार ये कोर्ट में कपिल सिब्बल ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो जो तमाम 2/3 मेजॉरिटी जो विधायक थे वो आखिर किस तरीके से वो विधायक जो है वो सही तरीके से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया, उन्हें वो पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, वो विधायक कैसे डिफॉल्टर्स हैं, इलीगल हैं और वो शिवसेना का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो विधायक जो हैं जो अलग हुए हैं वो चाह रहे हैं कि वो ईसीआई के सामने जाएं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने अपने आप को जाकर बता रहे हैं कि वो वही असली शिवसेना है, वही असली ओरिजिनल पार्टी है, लेकिन जो 10th शेड्यूल है उसके मुताबिक ऐसा नहीं होता। ये कपिल सिब्बल की दलील है कि 10th शेड्यूल के मुताबिक अगर कोई विधायक किसी पार्टी से अलग होते हैं, फिर चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी हो, 3/4 मेजॉरिटी हो, अगर वो पार्टी से अलग होकर अपने आप को बताते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस तरीके से नहीं होता। या तो उन्हें किसी के साथ मर्ज करना पड़ता है या फिर उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ती है। अगर वो किसी के साथ मर्ज होते हैं तभी उनके लिए कोई रास्ता खुलता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी विधायक डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। उसी चीज पर लगातार कोर्ट में बहस चल रही है कि आखिर ये विधायक क्यों डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन गोनिका, लगातार अगर हम एक पिछला एग्जांपल दे जो एलजीपी में देखने को मिला था, जिस तरह से एलजीपी में टूट हुई थी और एलजीपी में एक जो गुट अलग बन गया था, जो चिराग पासवान से अलग हो गया था, वो भी गए थे कोर्ट में और साथ ही साथ वो ईसी के पास भी गए थे, जिसको लेकर भी मामला अभी भी मौजूद है ईसी के पास। तो ऐसे में उसी तरह की घटना यहां पर हुई है कि जो एक ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ विधायक है या फिर सांसद है वो इस वक्त शिंदे गुट के साथ है। तो ऐसे में तो उनका जो दावा है वो बनता ही है। देखिए, बिल्कुल वो मामला भी अभी चल रहा है, लेकिन इसमें उस मामले को लेकर रेफरेंस नहीं किया जा रहा है। इसमें बाकी और मामले जो कि जिसमें कि कई ऐसे मामले सामने हैं जिसमें कई विधायक अलग हो गए। हालांकि ज्यादातर ऐसे मामले थे जिसमें विधायकों ने अलग पार्टी का दामन थाम लिया था, कोई किसी और ग्रुप में शामिल हो गया था, जिसके बाद उस राज्य में सरकार गिर गई, उस राज्य में सरकार का बदलाव हुआ। लेकिन ये मामला अलग है। यहाँ पर सिर्फ ये डिसाइड हो रहा है कि आखिर जो दोनों फ्रैक्शन है उनमें से सही फ्रैक्शन कौन सा है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन अपने आप को ये दावा कर रहे हैं कि वो सही शिवसेना है, वो असली शिवसेना है। लेकिन उसी पर कपिल सिब्बल लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उन्होंने ये माना है कि पार्टी में स्प्लिट हुआ है और 10th शेड्यूल के मुताबिक अगर स्प्लिट होता है तो जो विधायक अलग होते हैं, खुद को उस पार्टी से अलग करते हैं, अपने अलग जाते हैं ओरिजिनल पार्टी से, तो वो डिस्क्वालीफाई माने जा सकते हैं। ये कपिल सिब्बल की दलील है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये मामला लंबा है, विस्तार पूर्वक सुनवाई हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपनी दलील दी, अपना टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कोई एक्शंस होते हैं, कोई इंस्टेंसेस हम उनके ध्यान में आते हैं, अगर एंड इफ दे आर डिक्लेयर्ड इलीगल एवरीथिंग विल रिलेट बैक, सो व्हाट कैन बी द रोल ऑफ ईसीआई। यानी कि अगर वो इलीगल डिक्लेयर होते हैं और सभी चीजें वापस उसी चीज पर आ जाती है जैसे पहले थी, तो आखिर उसमें ईसीआई का क्या रोल है। इसमें कि अभी जवाब दिया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जुरिडिक्शनली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर
ईसीआई, यानी कि ईसीआई के लिए संभव नहीं है। और हमें तो इस पूरे मामले पर सुनवाई में अभी सिर्फ एक ग्रुप की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही हैं। अभी दूसरा ग्रुप जो है यानी कि शिंदे ग्रुप, उनकी तरफ से अभी दलीलें दी जानी है, जिसपे सबसे अहम रोल स्पीकर का था कि आखिर स्पीकर की भूमिका, जिन स्पीकर ने नोटिस भेजा था उन सभी विधायकों को जो कि अलग होकर गुवाहाटी चले गए थे, उनके रोल को लेकर भी अभी बहस होनी है। तो काफी लंबी सुनवाई इस मामले पर आपने चल सकती है। जिक्र किया पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि उस वक्त डिप्टी स्पीकर की ओर से नोटिस भेजा गया था गोनी का, बेंच नहीं बनाई और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर ही सवाल उठाया गया था, क्योंकि स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई थी, बहुत वक्त गुजर चुका था। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेजा था, जिसमें बताया गया था कि डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नोटिस भेजें, क्योंकि ये जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है। क्या हरीश साल्वे की ओर से भी आज दलीलें रखी जाएगी, क्योंकि शायद उनकी तरफ से वही आज पेश होंगे? देखिए, बिल्कुल हरीश साल्वे की दलीलें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सिंघवी ने सबसे पहले स्पीकर पर ही सवाल उठाया कि 21 जून के बाद स्पीकर ने एक उंगली तक नहीं उठाई किसी भी पेंडिंग कंप्लेंट पर, यानी कि जो कोर्ट ने कहा था कि किसी भी विधायक पर कोई भी एक्शन ना लिया जाए, जो शिंदे ग्रुप के विधायक है उन पर कोई एक्शन ना हो। उसके बाद सिंघवी ने अभी कोर्ट में क्लैरिफाई किया है कि किसी भी विधायक पर स्पीकर ने कोई भी उंगली तक नहीं उठाई है। और इसके अलावा अब हरीश साल्वे की दलीलें शुरू हुई हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक वेपन नहीं है लीडर्स के लिए जिनके पास नंबर लॉस्ट हो जाते हैं टू लॉक देयर मेंबर्स। तो यानी कि जो अब इस वक्त उद्धव ठाकरे ग्रुप कह रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इस मामले पर अप्लाई होता है, तो उस पर यह कहना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, हरीश साल्वे का कहना है कि जो तमाम लीडर्स हैं उनके लिए कोई वेपन नहीं है जिसका इस्तेमाल वो ऐसे कर ले कि जो विधायक उनसे अलग भी, या जो सदस्य उनसे अलग भी हो रहे हैं, उनको अपने साथ बांधे रखने के लिए कर सकते हैं। ये हरीश साल्वे की दलील है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये एक सीरियल फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज है। इट इज argued that if there are admitted facts, the basic premise of the anti-defection law is when you leave your political party. अगर आप political party छोड़ देते हैं तब anti-defection law आप पर लगता है। लेकिन जो शिंदे ग्रुप के विधायक हैं उन्होंने political party यानी कि शिवसेना छोड़ी नहीं है, वो शिवसेना का ही हिस्सा है। वो सिर्फ शिवसेना उद्धव ग्रुप से अलग हुए हैं, बल्कि उनका अपना ग्रुप अभी भी शिवसेना में है। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दलीलें रखी गई हैं हरीश साल्वे की ओर से, बहुत वैलिड उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जिसका लगातार हम जिक्र भी करते रहे हैं। जो पहली आपने चीज बताई, एक तो है कि जो सवाल उठाया गया कपिल सिब्बल की ओर से कि अगर वो पार्टी से अलग हो रहे हैं या फिर उन्होंने अलग गुट बनाया है तो किसी और के साथ मर्ज होना चाहिए। वो लगातार सेक्शन 10 का हवाला दे रहे हैं। सेक्शन 10 के हिसाब से वो चाहते हैं कि चीजें हो जाए जिसमें तो विलय हो जाए या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन हरीश साल्वे की ओर से जो पॉइंट उठाया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है देखना इस पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। तो शिंदे गुट की ओर से जो दलील दी गई उसमें कहा गया है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ आपके एमएलएज हो या फिर सांसद हो, अगर वो दूसरे ओर चले जाते हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर लीडर को ये कहते हैं कि हम आपको नेता नहीं मानते हैं लेकिन पार्टी को हम मानते हैं, तो ऐसे में क्या उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है? सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह भी है, क्या अगर किसी लीडर ने अपनी साख खो दी है तो क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए अपने लोगों को, विधायकों को जबरदस्ती अपने साथ बांधे रख सकता है? तो कुछ फंडामेंटल चीजें उठाई गई हैं जो आने वाले वक्त में आपको कह सकते हैं कि नजीर साबित होंगी, जो इस वक्त यहां पर जिरे चल रही है। गोनिका, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि ये जो डिबेट है या फिर हम कह सकते हैं इस वक्त जो दलीलें दी जा रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे आगे आपको बता दें कि देश की जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा आप बदलाव देख पाएंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर जो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती रही हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव होंगे? क्योंकि जो दलीलें आ रही हैं वो सवाल लगातार कहीं ना कहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि जो पिछला जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके आने के बाद भी डिफेक्शन यानी कि टूट खत्म नहीं हुई है। अब देखना है कि आगे कोर्ट क्या इस पे करता है। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।